बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिवीजन ऑफ मिड टर्म की हमारी सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम रिवीजन के अंदर रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, रीजंस मैं आपको बताऊंगा, एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगा, और फिर इन चारों चीजों की आपकी कैसी प्रिपरेशन हुई है उसका हम 10 ईयर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कल मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के क्वेश्चंस बता दिए थे जो रिड्यूस सिलेबस में हैं, और साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया था कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में कंडेंस हो चुके, वो हमने याद नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 पर थे, और 3.8 के अंदर स्पेक्ट्रा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के डिफरेंसेस आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो नहीं है हमारे पास, लाजिम सी बात है, इसकी वीकनेस भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी वीकनेस भी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरे वाला टॉपिक भी नहीं है, एंड एटॉमिक नंबर ये वाला भी टॉपिक नहीं है हमारे पास। फिर हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है 3.11, इसके अंदर हमारे पास बोर्ड्स थ्योरी आ रहा है। इसके अंदर हमने वो एंगुलर मोमेंटम वाली बात लिखनी है, जिसके अंदर वो हमारा फॉर्मूला था mv इज इक्वल टू nh अपॉन 2 बाय r, वो वाला फॉर्मूला था। फिर उसके बाद 3.12 के अंदर बोर्ड्स थ्योरी और हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये वाला है हमारे पास डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिटल, ये वाला। और इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ आर भी हमने निकाल के बतानी होगी। ठीक है, वो जो था ना 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट, वो वाली। फिर उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी में हमारे पास डेरिवेशन होगी, हमारे पास डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी की 3.13 में। मैं आपको बताता हूँ, एक तो हमारे पास एक डेरिवेशन आ गई, फिर दूसरी हमारे पास होगी हमारे पास सारी किस्म की इसके अंदर डेरिवेशन है। डेरिवेशन ई कैलकुलेट करने वाली भी है, ये म्यू कैलकुलेट करने वाली भी है, और उसके बाद ये वेव नंबर वाली भी है। ये तीन डेरिवेशंस हैं, ये एक ही साथ हैं, एक दूसरे के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3.14 यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके अंदर वो एक डेरिवेशन थी, फॉर्मूलाज थे, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, बोर्ड थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो लेमैन सीरीज वो वाला, ब्रैकेट सीरीज, लेमैन सीरीज, वो भी नहीं है हमारे पास। 3.14 भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, 3.14 था, नहीं है हमारे पास। 3.15 में है हमारे पास हेसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। बस ये शॉर्ट में ही आएगा, शॉर्ट टॉपिक है और शॉर्ट में ही हमने याद करना है बस। ठीक है, डेफिनेशन हो या स्टेटमेंट हो इसकी, बस शॉर्ट में याद करना है। उसके बाद 3.16 के अंदर है एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल्स। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, जरा एक मिनट में ये चेक कर लूं। चैप्टर नंबर
पास ये एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, असल में ये कोई टॉपिक इतना खास नहीं है, बस इसके अंदर वो के एल एम एन शेल के बारे में बताना है। ये इसमें से तो कोई सवाल भी नहीं आएगा। एनर्जी लेवल के, और फिर वो इसके अंदर वो एस पी डी एफ होते हैं। याद है हमने बताया था कि पहला शेल के होता है, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है 2n स्क्वायर के फार्मूले से। फिर के चूंकि पहला शेल है तो एक सब ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा एस, एल के अंदर 2 होंगे एस पी, एम के अंदर एस पी डी। तो ये वो है ये, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा ही खास इसका कोई सवाल तो नहीं आया, फिर भी मैं इसको और मजीद चेक कर लेता हूँ। हमारे पास हेसेनबर्ग असोसिएटिव प्रिंसिपल के बाद ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, नहीं ये तो नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर ये ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर के अंदर हमारे पास एक तो डेफिनेशन होगी, ठीक है, ऑर्बिटल की, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी ऑर्बिटल की। फिर उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल में यहां लिखता हूं, शेप ऑफ एस पी, बस एस और पी के शेप है हमारे पास। अच्छा, क्वांटम नंबर हमारे पास ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स, सही है, विद एग्जांपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास है ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल जो है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर हमारे पास वो सारी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, फिर n प्लस एल रूल, फिर उसके बाद एफ बाउ रूल, फिर उसके बाद हुर्ट्ज रूल, ठीक है। ये आ जाएंगी, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो प्रैक्टिस है, लिख देता हूं डू प्रैक्टिस, ये है। तो गौर से देखें, अगर आपको इसमें कुछ चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये चैप्टर हमारा 3.19-20 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये टॉपिक नहीं है। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, फिर वो आयोनाइजेशन, पोटेंशियल, ये टॉपिक हमारे पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आखिर में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हमने नोट में कह दिए ये नहीं है, यानी कि इस चैप्टर के आपके पास 9 टॉपिक्स हैं जो नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं उसके बाद
चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। मैं जरा फाइल खोल दूं। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास टॉपिक और क्वेश्चंस। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर आ गई। ये केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास डायरेक्ट आएगा 4.5 डाइपोल मोमेंट। फिर 4.7 बॉन्ड एनर्जी। 4.8 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फिर 4.9 हाइब्रिडाइजेशन। फिर 4.10 शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद 4.11 हाइड्रोजन बॉन्ड। बस 6 टॉपिक हैं इस चैप्टर के। अब जरा हम चेक करते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें नहीं आएंगे और कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, वो नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, वो नहीं आएगा। फिर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड नहीं आएगा। हालांकि ये सारी चीजें हमने की हैं ये। ठीक है, 4.4 है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं, वो भी नहीं आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं डायपोल मोमेंट की तरफ। डायपोल मोमेंट में हमारे पास क्या क्या आएगा, इसमें हम देखते हैं। ये अगला टॉपिक हमारा ये डायपोल मोमेंट ही है। तो डायपोल मोमेंट में हमारे पास आएगा, पेज निकाल लो, पेज नंबर 184। अच्छा, डायपोल मोमेंट में हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी, यानी कि इसका फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, डायपोल मोमेंट में और कुछ एग्जांपल्स होंगी।
डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है वो एग्जाम्पल जो है ना, वो आपके पास एक चार्ट है पेज 127 पर। ठीक है, उस चार्ट को देख लीजिएगा, उसमें वो आपको पूछेंगे कि हाइड्रोजन की डायपोल मोमेंट क्या होती है, क्लोरीन की क्या होती है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद 4.6 नहीं आएगा, इसको हम कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम होता है ना, तो उसमें पार्शियल आयंस आ जाते हैं। ठीक है, वो नहीं आएगा टॉपिक। 4.7 में बॉन्ड एनर्जी है हमारे पास। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी के अंदर क्या होगा, डेफिनेशन होगी, इसका यूनिट होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स होंगी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी, 4.7 में एग्जाम्पल आपको वही चार्ट की सूरत में मिल जाएगा। पेज है टेक्स्ट बुक का 130। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड आ जाएगा आपके पास। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में ना, आप सबसे पहले वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज भी कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्मा एंड पाई विथ टाइप्स। ठीक है, और साथ साथ उनके डिफरेंसेस, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, पाई बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन करनी होगी, सही है, उसकी टाइप्स बतानी होगी आपको, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने 3 टाइप्स पढ़ी है, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स इन डिटेल लिख देता हूँ। फिर आपको उन तीनों की यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन याद करनी होगी, sp2 की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ, और sp की हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ। सही है, ये आपको याद करनी होगी, क्योंकि हमने सीखा हुआ है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, उसके बाद शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी। ठीक है, कि सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, शेप आपने कैसे बनाना है। सही है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ये आपने कैसे शेप बनाना है। ये तो आपके पास शेप ऑफ अमोनिया कर लेना, शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर लेना। ठीक है, ये जब आप नोट्स में देखेंगे तो शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल में शेप ऑफ मीथेन आ जाएगा, शेप ऑफ इथेन आ जाएगा। ठीक है, शेप ऑफ इथीन आ सकता है, शेप ऑफ अमोनिया आ सकता है, शेप ऑफ वाटर आ सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की आपको डेफिनेशन कर लेना। ठीक है, और इसकी वैसे तो टाइप्स भी होती हैं इसकी, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो अंदर बन जाता है कंपाउंड के अंदर, एक जो है वो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा इसकी बॉन्ड एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंस, बस जो जो चीजें आपको इसकी मिले वो आप याद कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है,
तो आज बेटा हमारे पास इन 4 चैप्टर्स के ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने करने, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ये सारी चीजें तो देख ली हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। यहाँ पर हमारे ये 4 चैप्टर हो गए। अब हम 5वां चैप्टर तब शुरू करेंगे जब हम इन 4 चैप्टर को प्रॉपर तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं याद करने के लिहाज से, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास आ गए हैं 4 चैप्टर्स। मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ फाइल बना के जो है वो आपको मैं सेंड कर दूं, ठीक है। अच्छा सर जी बेटा। सर एक सवाल आया सर, वो ना आज ना न्यूज़ पढ़ी ना मैंने, कंफर्म रिपोर्ट किया ना, ये पेपर जो है ना हमारे एमसीक्यूज उस पे लिए जाएंगे, तो सर क्या एमसीक्यूज भी इसी तरह आएंगे कि सवाल दिया जाएगा और हमें डेफिनेशन पूरी सॉल्व करके देनी पड़ेगी उनको? देखें, मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये आईपीसीसी वालों ने म्यूट कर दे बेटा। अच्छा, ये वो टॉपिक है जिसपे मैं क्रॉस कर रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 5 के नहीं आएंगे। देखें, अभी आईपीसीसी वालों ने एक सजेशन दी है वजीर तालीम। अभी वो मीटिंग करेंगे, फिर सूबाई वजीर आपस में बैठेंगे, फिर वफाकी वजीर बैठेंगे। वो देखते हैं कि स्कूल या कॉलेजेस 10 जनवरी के बाद मजीद बंद तो नहीं हो रहा है, तो उस पर फिर वो ये फैसला लेंगे कि इन्होंने, ये आईपीसीसी वालों ने एक सजेशन ये दी है कि हम 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर एमसीक्यूज बेस ले सकते हैं। यानी कि इनके पास एक ऑप्शन आ गया। अब वो ऑप्शन ये आ गया कि हम एमसीक्यूज बेस जो है वो पेपर ले सकते हैं। अब एमसीक्यूज बेस पेपर लेने का मतलब क्या हो गया? एमसीक्यूज बेस पेपर लेने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जितना भी रिड्यूस सिलेबस है, इसमें कोई आपकी डेफिनेशंस, कोई आपका शॉर्ट, कोई आपका लॉन्ग नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, एक सवाल उसके 4 जवाब, 1.5 घंटे में आपसे कहेंगे 100 एमसीक्यूज है, 50 एमसीक्यूज है, ये आप कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो अभी इन्होंने एक बात कही है, अब इसके बहुत सारे तरीकेकार बन सकते हैं। एक तरीकेकार बन सकता है कि सिर्फ एमसीक्यूज पेपर होगा, बच्चे तुक्के ना लगाएं, नेगेटिव मार्किंग होगी कि अगर गलत जवाब हुआ तो अगर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर मिलता है तो गलत जवाब पे 0.5 कट जाएंगे ताकि बच्चा तुक्के ना मारे। ऐसा भी मुमकिन है कि ये 100 एमसीक्यूज में से 50 एमसीक्यूज दें, 10 या 20 वन वर्ड दे दें और कुछ सवाल के शॉर्ट रीजंस दे दें कि भाई एक एक लाइन के रीजन बताएं। यानी कि कॉन्सेप्शनल पेपर। अगर ये एमसीक्यूज वाला मैटर जो है वो एग्री हो जाते हैं और एमसीक्यूज पे पेपर आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर आप ये समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर करने का मकसद ही यही है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप लोगों के पास सारे लेक्चर मौजूद होंगे, उसको करेंगे हम दोबारा जो है वो लेक्चर्स को मर्ज करके रिवीजन भी कर लिया करेंगे और एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आप तमाम बच्चे अभी तो खैर जब तक वो डिसाइड नहीं होता क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप लोग जो है वो यहाँ पर आए तो हम ये देखें कि हमारे पास ये रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोग करते जाएं। अब मैं आपको रीजंस और एमसीक्यूज करवाऊंगा, उसके बाद फाइनल हम आपसे टेस्ट लेंगे जिसमें हम 10 ईयर की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को इन चारों चैप्टर के क्वेश्चंस पता चल गए, मिल गए, हमारे कल के और आज के लेक्चर में ये मौजूद हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हैंड टू हैंड उतार भी रहे थे, साथ साथ कॉपी भी कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे थे तो इस लेक्चर को आप पॉज करके भी देखते रहे। मैं सोच रहा था कि मैं इसकी पीडीएफ बना दूंगा, लेकिन मैं पीडीएफ नहीं बना सकता। ये देखें, ये तो हमारा कोई बहुत ही तवील चलता हुआ आ रहा है, तो पीडीएफ तो ये कोई पता नहीं कितने सारे पेजेस की बन जाएगी ये पीडीएफ तो इसीलिए इसको पीडीएफ को रहने दें। आप ऐसे ही जो है वो उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर वीडियो कल की और आज के लेक्चर को जो है वो रिकॉर्ड करके और देख के पाउस कर करके इसको अपने पास फेयर करके उतार लें, ठीक है। तो आप लोग इन चारों चैप्टर में से, ठीक है, रीड माय वर्ड्स अगेन, इन चारों चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दें। जैसे 1.2 में आप भले अभी रूल्स या डेफिनेशंस याद ना करें, लेकिन आप सिग्निफिकेंट फिगर की प्रैक्टिस कर लें, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की प्रैक्टिस कर लें, स्टीचियोमेट्री की प्रैक्टिस कर लें। इधर आ जाएं आप, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, एवोगाड्रो, जनरल गैस लॉ, ग्राम्स लॉ, इनके आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें। आप जो है वो इस तरफ आए तो आप इधर ये रेडियस ऑफ एन ऑर्बिटल, ये प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, आप इसकी डेरिवेशन देख लें। आप इतने में रेडियस ऑफ एन ऑर्बिटल की प्रैक्टिस कर लें। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी,
इसकी डेरिवेशन कर लें, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप शेप ऑफ ऑर्बिटल की प्रैक्टिस कर लें, आप जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जैसे मीथेन CH4, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, इसी तरह अमोनिया NH3, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इनके स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, तो आप अगर ये काम कर लेंगे, ये भी 10-15 दिन में अगर काम हो जाते हैं तो ये भी हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट होगी। ठीक है, और इन्हीं 10-15 दिन के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो आ जाएगा। उमूमन बोर्ड वालों ने तो कहा था कि 15 दिसंबर आज, जो आपके इंटर बोर्ड है ना, उन्होंने कहा था कि आज जो है वो मॉडल पेपर दे देंगे, लेकिन अभी तक तो आया नहीं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं हमारे पास। तो जैसे ही आता है तो फिर हमको बता देते। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। फिर हमारी जो कल क्लास होगी इंशाअल्लाह ताला, उसके अंदर जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 के MCQs और रीजंस वो करेंगे। ठीक है बेटा, मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।